गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं रजनीश शर्मा, कोणार्क परिवार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पर हम अलंकार पढ़ने वाले हैं और अलंकार बिल्कुल स्टार्टिंग से ही आपको पढ़ाया जाएगा। इसमें हर तरह का प्रश्न ले लिया जाएगा, चाहे आप यूपी टेट के लिए, सी टेट के लिए। सी टेट में तो खैर अलंकार थोड़ा मुश्किल से पूछा जाता है। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के लिए तैयारी कर रहे हैं, या फिर लेखपाल के लिए कर रहे हैं, या एसआई के लिए कर रहे हैं, किसी भी एग्ज़ाम के लिए अगर आप यहाँ पर हिंदी वाला जो भी एग्ज़ाम है, चाहे वो आपका आरओ या आरओ का ही एग्ज़ाम क्यों ना हो, रेवेन्यू ऑफिसर का एग्ज़ाम क्यों ना हो, हर एक एग्ज़ाम के लिए आपको इस सीरीज़ में जो अलंकार हम स्टार्ट यहाँ पर करा रहे हैं, उसमें सबके सब प्रश्न, जो भी प्रश्न बनता है हर हालत में आपको यहाँ से आएगा। एक भी टाइप का अलंकार नहीं छोड़ा जाएगा। लगभग उम्मीद ये रहेगी, कोशिश ये रहेगी कि इसमें 20 से 25 अलंकार जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाले हैं, जो हमेशा पूछे जाते हैं, उनके बारे में आपको बताया जाएगा। अब देखना यह है कि आज वाली क्लास में हम कितना पढ़ पाते हैं, कितना यहाँ पर सीखते हैं, और अगली इसी तरह से इसी क्रम में आगे की क्लासेस भी चलती रहेंगी। तो यहाँ जो पहली क्लास है अलंकार की, इस क्लास में आपको सारा बेस सीखना है। थ्योरी से कौन से क्वेश्चन बनता है, किस तरह का प्रश्न पूछा जाता है, कौन कौन से अलंकार होते हैं, कितने अलंकारों के प्रकार होते हैं और उनका क्या अर्थ होता है, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर सीखने वाले हैं। तो अभी आप में से अगर चैनल पर कोई भी नया है तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो लोग भी स्टोर पर इस समय देख रहे हैं, मतलब एप्लीकेशन पर देख रहे हैं, तो एप्लीकेशन वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो तो इसको कितनी भी बार देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो लोग भी यूट्यूब पर देख रहे हैं, जो चैनल पर देख रहे हैं कोणार्क कोचिंग पर, तो ऐसे सभी लोग अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। फिलहाल यहाँ पर अलंकार की एक बेहतरीन क्लास आपको मिलने वाली है। यहाँ पर अलंकार के जितने भी पार्ट्स होते हैं वो सारे आप सीखेंगे यहाँ पर, ठीक है। पढ़िए, समझ में आ जाएगा, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। देखिए यहाँ पर पूरी क्लास में जो भी थ्योरी यहाँ पर लिखी गई है, जितना भी लिखा गया है, एक एक चीज़ बहुत कायदे से लिखी गई है, सारी चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहले हम सीख लेते हैं कि आखिर अलंकार होता क्या है, इसका अर्थ क्या है और इसकी परिभाषा क्या होती है। तो कई बार ऐसा प्रश्न बन जाता है कि अलंकार शब्द मेनली किस शब्द से बना हुआ है, अलंकार जो है वो कौन से मूल शब्द से बना हुआ है, कई बार ऐसा प्रश्न पूछा जाता है। तो ये अलम प्लस कार, अलम और कार इन दोनों से मिलकर के बना हुआ है अलंकार, ठीक है। तो यही एक बात हो गई कि अलंकार दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, वो शब्द है अलम और कार, जिसका अर्थ होता है आभूषण या विभूषित करने वाला। अलंकार का अर्थ क्या होता है, आभूषण और या फिर विभूषित, यानी कि शोभायमान, विभूषित करने वाला यानी कि धारण करने वाला हो गया, आभूषण इसका अर्थ होता है, ठीक है। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व को अलंकार कहा जाता है। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व को अलंकार कहा जाता है, क्योंकि जो अलंकारों का यहाँ पर जो स्वरूप आप देखेंगे, अलंकार से काव्य जो होता है उसको पढ़ने में उसकी लय वगैरह जो होती है, जिस तरह से छंद का भी बहुत बड़ा एक यूज होता है, बहुत बड़ा प्रयोग, बहुत अहम रोल होता है काव्य में, उसी प्रकार यहाँ पर अलंकारों का भी बहुत ही महत्व रहता है। तो यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है कि दूसरे शब्दों में जिन उपकरणों या शैलियों से काव्य की सुंदरता बढ़ती है, हम उसी को अलंकार कहते हैं, ठीक है। तो ये मेनली अलंकार जो होता है ये काव्य की शोभा बढ़ाने वाला होता है, ये काव्य की शोभा बढ़ाता है। तो काव्य की शोभा कौन बढ़ाता है, अलंकार बढ़ाता है, जिसका अर्थ क्या होता है, आभूषण। किस शब्द से मिलकर बना है, अलम और कार, इन दोनों शब्दों से मिलकर के बना हुआ है अलंकार शब्द, ठीक है। इसके बाद देखते हैं, देखिए अलंकार के प्रकार, अलंकार कितने प्रकार के होते हैं। तो इसमें देखिए एक तो आ गया आपका शब्दालंकार, एक है अर्थालंकार, और एक हम थर्ड भी यहाँ पर पढ़ेंगे उभयालंकार, या फिर इसको हम पाश्चात्य अलंकार भी कहते हैं। फिलहाल यहाँ पर हम पहले वाले की बात कर लेते हैं। शब्दालंकार यहाँ लिखा हुआ है, तो शब्दालंकार का मतलब है शब्द से रिलेटिव होगा ये, और अर्थालंकार का मतलब जो अर्थ से रिलेटिव होगा। तो शब्दालंकार में क्या आएगा, यहाँ पर शब्दों के कारण काव्य की शोभा बढ़ती है, मतलब यहाँ पर हम सिर्फ शब्दों को देखेंगे, अर्थ पर ध्यान नहीं देंगे। और इसमें जो अलंकार हम पढ़ने वाले हैं वो अनुप्रास पढ़ेंगे, यमक पढ़ेंगे, श्लेष और पुनरुक्ति प्रकाश पढ़ेंगे। हालांकि यहाँ पर हो सकता है जो लिखे गए हैं उनसे हम थोड़े ज़्यादा भी पढ़ सकते हैं, ये भी हो सकता है। यहाँ पर जो लिखे गए हैं हो सकता है कि जब क्लास आगे बनाई गई है तो उसमें थोड़े से और एक्स्ट्रा भी ऐड किए गए हों। तो ये सभी अलंकार हम यहाँ पर पढ़ेंगे। इसके बाद अर्थालंकार आ जाएगा। कोशिश मैं करूँगा कि आज कम से कम शब्दालंकार तो पूरा इस क्लास में खत्म कर दिया जाए, और बाकी डिपेंड करेगा कि क्लास कितनी बड़ी हो जाती है पढ़ाते पढ़ाते। अर्थालंकार, जहाँ अर्थ के कारण
अर्थालंकार का मतलब जहां अर्थ के कारण काव्य की शोभा में वृद्धि होती है वहां पर अर्थालंकार होता है। इसके अंतर्गत उपमा अलंकार आता है, उत्प्रेक्षा आता है, रूपक है, प्रतीक है, अतिशयोक्ति, अन्योक्ति, संदेह, भ्रांतिमान, विभावना, विशेषोक्ति, दृष्टांत और विरोधाभास, इस टाइप के और भी कई है, वक्रोक्ति है, ये कई ऐसे हैं जिनमें हमने यहाँ पर विनोक्ति है, जो सारे अलंकार हमने यहाँ पर लिए हुए हैं। तो जितने नाम लिखे हैं वो कम हैं, इनसे ज्यादा ही पढ़ेंगे हम, ठीक है, इनसे ज्यादा पढ़ने वाले हैं। तो ये तो बात हुई कि एक शब्दालंकार होता है, एक अर्थालंकार होता है, यानी कि अलंकार की अगर प्रकार की बात करें तो अलंकार के जो प्रकार है वो तीन होते हैं। एक शब्दालंकार यानी शब्द पर आधारित, एक अर्थालंकार यानी कि अर्थ पर आधारित, और एक थर्ड होता है, थर्ड क्या होता है, उभयालंकार। उभयालंकार क्या होता है जरा इसको देख लेते हैं। उभयालंकार होता है जहां अर्थ और शब्द दोनों के कारण काव्य की शोभा में वृद्धि होती है। तो यहाँ पर भी देखिए कुछ स्पेशल टाइप के हैं, जैसे मानवीकरण अलंकार यहाँ पर हम पढ़ेंगे बिल्कुल लास्ट में जाकर के, वो उभयालंकार की श्रेणी में आता है, जिसको पाश्चात्य अलंकार भी कहते हैं। तो उभयालंकार का मतलब देखिए, उभय जो शब्द है, उभय का मतलब होता है उभयनिष्ठ, उभय से बना हुआ है उभयनिष्ठ, और उभयनिष्ठ का मतलब होता है कॉमन। कॉमन का मतलब जो अर्थ में भी हो और शब्द में भी हो। कुछ ऐसी बातें यहाँ पर आएंगी जो अर्थालंकार शब्दालंकार दोनों की प्रकृति को यहाँ पर रखता होगा, ऐसे अलंकार को हम उभयालंकार कहेंगे, ठीक है। तो इनके बाद में हम सीधे सीधे आते हैं यहाँ पर शब्दालंकार पे, और शब्दालंकार में सबसे पहला अनुप्रास अलंकार को पढ़ते हैं। काफी इंपॉर्टेंट है, हमने यहाँ पर 9th 10th और 12th में भी पढ़ा होता है ये अनुप्रास अलंकार, लेकिन यहाँ पर हम अनुप्रास अलंकार को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। थोड़ा सा डिटेल में, थोड़ा सा मतलब क्या है कि जितना भी डिटेल में हो सकता है, क्योंकि अनुप्रास अलंकार के 5 पार्ट्स हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। कई लोगों को सिर्फ ये भी नहीं पता होगा कि इसके भी 5 प्रकार होते हैं, ये शायद सभी लोगों को ना पता हो, लेकिन वैसे तो कंपटीशन की जो तैयारी कर रहे हैं उनको ये जानकारी होनी चाहिए, लेकिन नहीं भी है तो हम यहाँ पर देखिए पढ़ेंगे और उनको आप समझ लीजिएगा। देखिए अनुप्रास अलंकार क्या होता है। अनुप्रास अलंकार का मतलब होता है जहां पर वर्णों की आवृत्ति होती है। सीधा सा सबसे सिंपल अगर कोई परिभाषा है वो ये है अलंकार की, जहां पर अक्षरों की आवृत्ति होती है। तो देखिए यहाँ किस तरह से लिखा गया है, जहां काव्य में किसी वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार अगर होती है तो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। बहुत ही सिंपल सा, रघुपति राघव राजा राम, ये हमने पढ़ा होता है, तरणी तनुजा तट तमाल तरवर बहुछाए, तो ता की आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आवृत्ति हो रही है। इस तरह से यहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा, अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। रघुपति राघव राजा राम सब में देखिए रारा रारा की आवृत्ति हो रही है, तो वहां पर भी अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। आगे आपने और पढ़ा होगा, चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को, ये इसमें भी आपका अनुप्रास अलंकार रहेगा। खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती है खिड़कियां, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। मतलब इस तरह के जितने भी रहेंगे जिनमें वर्णों की आवृत्ति हो रही है, वहां पर आपको अलंकार जो मिलेगा वो अनुप्रास अलंकार मिलेगा, ठीक है। चार चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में, तो देखिए चाचा चाचा की यहाँ पर भी आवृत्ति हो रही है, तो ऐसी कंडीशन में क्या मिलेगा आपको, अनुप्रास अलंकार मिलेगा। तो नॉर्मली जिन्हें सिर्फ अनुप्रास अलंकार आता है, जो छोटे एग्जाम है या जो हम 12th तक पढ़ते हैं, तो अनुप्रास अलंकार आपके हिसाब से खत्म हो। लेकिन हम यहाँ पर ऐसे खत्म नहीं करेंगे, क्योंकि हमारी क्लास में कुछ ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो किसी और लेवल के लिए तैयारी कर रहे हो, तो उन सभी के लिए मैंने यहाँ पर रखे हुए हैं। देखिए अनुप्रास अलंकार के 5 भेद होते हैं, और उन 5 भेदों में एक है छेकानुप्रास। कोशिश करिएगा सभी लोग अच्छे से पढ़ें, ये ना सोचें कि हमारा तो अभी आने वाला जो एग्जाम है वो यूपी पुलिस कांस्टेबल जेल पुलिस का ही है केवल, हमारा कोई और एग्जाम नहीं है, तो हम इसको क्यों देखें, ऐसा मत सोचिएगा। हो सकता है कुछ चीज़ें आपको यहाँ से काफ़ी बेहतर मिल जाए, आने वाले किसी भी एग्जाम में आपको वो काम आ सकती हैं, कहीं भी आपका एक नंबर बढ़ा सकती हैं। तो एक बार अच्छे से समझ लीजिएगा, सबको बहुत अच्छे से इनकी जो डेफिनेशन है, स्पेशली क्योंकि जब नई चीज़ आती है तो उसको समझने में बहुत मुश्किल होता है, तो यहाँ पर मैंने कोशिश ही की है कि बहुत ही सरल वाली जो लैंग्वेज है उसको यहाँ पर रखा गया है, तो उस भाषा का प्रयोग किया गया। जरा समझ लेते हैं इसको। सबसे पहला यहाँ पर छेकानुप्रास पढ़ेंगे, वृत्यानुप्रास पढ़ेंगे, लाटानुप्रास पढ़ेंगे, अंत्यानुप्रास पढ़ेंगे और श्रुत्यानुप्रास पढ़ेंगे, ठीक है। और देखिए सारी क्लासेस आप ले लीजिए, उसके बाद में आपको ये भी बता दूंगा कि अगर इनमें से कौन सा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, या जितने भी हम 25-30 या जो भी पढ़ेंगे टोटल अलंकार सारी क्लासेस में, तो लास्ट वाली क्लास में आपको जरूर बताऊंगा कि इनमें से कौन कौन से अलंकार आज के टाइम के हिसाब से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिनको आजकल लिया जा रहा है। क्योंकि देखिए अलंकार कौन सा इंपॉर्टेंट होता है मैं आपको बता दूं। कई बार हमसे पूछा तो बहुत सिंपल सा जाता है, मान लीजिए उसका आंसर अनुप्रास अलंकार है,
ठीक है, सपोज कीजिए कोई भी तरल तंजा तमाल तरवर बहु छाए, यही हमसे पूछ लिया गया, लेकिन उसके जो 4 विकल्प दिए जा रहे हैं, 4 विकल्प कौन से दिए जा रहे हैं, समझ लीजिए कि हर एक आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, जरूरी नहीं है। यहाँ पर अनुप्रास है, हो सकता है आप आगे विशेषोक्ति दिया। अब एक बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा है छात्रों का जो विशेषोक्ति अलंकार, विभावना अलंकार, वक्रोक्ति अलंकार इनको नहीं जानता, दृष्टांत अलंकार क्या है इनको नहीं जानते। तो ये समझ लीजिए कि इस तरह के अलंकारों को समझना बहुत जरूरी है। समय थोड़ा बदल गया है, आप खुद जानते हैं कि एग्जाम जो है थोड़ा सा हटके आने लगा है, तो ऐसी कंडीशन में आपको थोड़ा सा हटके तैयारी भी करनी पड़ेगी। सबसे पहला यहाँ पर है छेकानुप्रास। और देखिए छेकानुप्रास की जो लैंग्वेज यहाँ पर यूज की गई है, बहुत ही कायदे से लैंग्वेज यूज की गई है और मुझे उम्मीद है कि बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए छेकानुप्रास को छेक अनुप्रास के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें छेक का अर्थ होता है चतुर अथवा चालाक। क्या होता है? चतुर अथवा चालाक। इसलिए छेकानुप्रास को चतुरालंकार भी कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि छेक का अर्थ अगर चतुर होता है तो हम इसे चतुरालंकार भी कह सकते हैं। आगे कह रहा है और या फिर चतुरों का अलंकार, ठीक है। जो शब्दावली है, एक एक चीज आपको समझ में आ रही होगी। जहां पर कोई वर्ण एक बार स्वरूपता, कोई भी वर्ण एक बार स्वरूपता और क्रमता दोहराया जाता है, एक बार दोहराया जाता है, तो वहां पर छेकानुप्रास होता है। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि जब कोई वर्ण स्वरूप के अनुसार और क्रम के अनुसार, क्रमतः मतलब क्रम के अनुसार, स्वरूपतः यानी कि स्वरूप के अनुसार अगर वो 2 बार आता है, मतलब ध्यान रखिएगा पिछले जो हमने एग्जाम्पल पढ़े थे अनुप्रास अलंकार के, उनमें कहीं 2 बार 3 बार 4 बार जितनी भी बार आ रहा था हमने ध्यान नहीं दिया, लेकिन छेकानुप्रास वहां होता है जहां पर वो वर्ण केवल 2 बार आता है, ठीक है, केवल 2 बार, 3 बार नहीं आएगा, ना ही 4 बार आएगा। वहां पर कौन सा अनुप्रास रहेगा? छेकानुप्रास रहेगा। ध्यान रखना है अनुप्रास के अंतर्गत आने वाला एक जो छेकानुप्रास है उसमें कोई भी वर्ण 2 बार आएगा। एग्जाम्पल को तो हम समझ ही लेंगे। यहाँ पर देखिए हमारे पास एग्जाम्पल है, यहाँ 2 3 2 एग्जाम्पल है यहाँ पर। तो हाँ, एक बात और, जहां पर कोई वर्ण एक बार स्वरूपता और क्रमतः, चलिए ठीक है, ये बात यहाँ पर वर्ण के लिए बोल दी थी। और आगे देखो पढ़ लेते हैं। यहाँ पर वर्ण के साथ साथ इसमें शब्द से भी रिलेटिव होता है, मैं अभी वहां पर चेंज भी कर दूंगा, समझ लीजिए पहले। छेकानुप्रास अलंकार के उदाहरण देखिए, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है बंदौ गुरुपद पदुम परागा, तो आप देख रहे हो यहाँ पर पद और पद दोनों रिपीट हुए हैं। तो कोई भी वर्ण 2 बार, पा आया 2 बार, दा आया 2 बार, क्रम से आया, पा के बाद दा, पा के बाद दा, ठीक है, क्रम से जब आएंगे तो वहां पर छेकानुप्रास हो जाएगा। इसके बाद देखिए, बस और कुछ नहीं, क्योंकि हमें अर्थ से मतलब ही नहीं है, क्योंकि अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? शब्दालंकार पढ़ रहे हैं, हमें ये समझना पड़ेगा अर्थ से मतलब ही नहीं है, क्योंकि ये शब्दालंकार है। हमें ऑप्शन से पता चल जाएगा कि किस टाइप का है, और वही हम वहां पर देखेंगे। अगर छेकानुप्रास दिया है तो हम क्योंकि ऑप्शन से ही समझना पड़ेगा, ये जरूरी नहीं है कि वहां पर यही वाला दे देगा और आपको सभी को रटा हुआ है। हो सकता है वो कोई नया कोई दोहा, नई कोई लाइन, कुछ भी दे सकता है, कोई भी पंक्ति दे सकता है। हमें समझना पड़ेगा 4 ऑप्शन से। अगर उसने यमक दिया तो हम देखेंगे इसमें कोई यमक वाली बात है या नहीं है। वो देगा छेकानुप्रास तो हम देखेंगे इसमें छेकानुप्रास वाली कोई बात इसमें आ रही है या नहीं आ रही है। लेकिन वो आप तब समझ पाएंगे जब आपको सभी अलंकारों के बारे में अच्छा ज्ञान होगा, तो हर हालत में आपका प्रश्न सही हो जाएगा। तो यहाँ पर ये देखिए, पद में पा के बाद दा और फिर पदुम में भी पा के बाद दा स्वरूपता और क्रमतः आ रहा है, ठीक है, इसीलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? छेकानुप्रास। इसके बाद देखिए, राधा के बर वैन सुन चीती चकित सुभाए, इसमें कहीं पर भी डबल नहीं आया है। दाख दुखी, अब देखिए दाख दुखी, तो दा और खा ये दोनों ही लगातार आए हैं, दा के बाद खा, दा के बाद खा, ठीक है। तो ये स्वरूप के अनुसार और क्रम के अनुसार इनको एक जैसा माना जाएगा, और इन दोनों में ही छेकानुप्रास यहाँ पर रहेगा, ठीक है। एक एक चीज को समझना पड़ेगा, सिर्फ अनुप्रास से काम नहीं चलने वाला, आने वाले टाइम में कुछ भी हो सकता है। आप देखिए छेकानुप्रास के कुछ और एग्जाम्पल यहाँ पर लिखे हुए हैं। विविध सरोज, कई एग्जाम्पल है आपके सामने। विविध सरोज सरोवर फूले, तो देखिए सर, ठीक है, राम रम, ठीक है ना। चौदवी का चांद, चौद चांद,
सींची गुलाब घरी घरी, बिल्कुल सेम आ गया, ठीक है ना। यहां पे देखिए वारा वारा, इसके बाद देखिए आगे भी मिलेंगे आपको मुनि माना, ठीक है। और देखिए हारी हारी, ठीक है ना। रस रस, इस तरह का मिलेगा आपके लिए। कथ कथ, ये देखिए कोई भी वर्ण जो होगा 2 बार आएगा, 3 बार भी नहीं आएगा। आप देखिए राम राम, सर सर, च द, घर घर, ठीक है। मतलब ये लगातार आएगा, एक क्रम से आएगा। ऐसा नहीं कि यहाँ घा आ गया, यहाँ रा आ गया, आगे जाकर के पहले रा आ गया बाद में घा आ गया, ऐसा नहीं होगा। लेकिन हाँ ये बात तो ठीक है कि इस तरह का जब एग्जाम्पल आता है तो उसको समझना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन जब 4 विकल्पों में से एक जगह 6 का अनुप्रास है और 6 का अनुप्रास की डेफिनेशन आपको आती है तो आप जरूर समझ सकते हो कहीं इसमें ऐसा तो नहीं हो रहा है। और आप बहुत आराम से देखिए 6 के 6 एग्जाम्पल में आपने एक एक शब्द को समझ लिया होगा, एक एक शब्द आपके समझ में आ गया होगा कि आखिर यहाँ पर 6 का अनुप्रास क्यों है, ठीक है। तो ये मैं आपको बताता हूं कि जब भी कोई एग्जाम्पल आएगा तो आप एग्जाम्पल से नहीं समझेंगे, आपको डेफिनेशन आनी चाहिए। और नीचे 4 विकल्पों में अगर 6 का अनुप्रास दिया है तो आप सोचेंगे कि 6 का अनुप्रास तो वो होता है जिसमें कोई एक वर्ड 2 बार आता है और क्रम से रिपीट होता है। तो क्या इसमें कहीं रिपीट हो रहा है, तो आपको जरूर नजर आ जाएगा। ये जो भी रिपीट हो रहे हैं वो आपको बहुत आसानी से नजर आ जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये हो जाएगा। तो किसी भी लेवल पे देखिए इस तरह का जो प्रश्न रहेगा, मुझे लगता है कि अनुप्रास के अंदर से कुछ पूछा जाता है तो आरओ जैसे एग्जाम में, लेखपाल के एग्जाम में उम्मीद रहेगी इस तरह का प्रश्न आ सकता है। थोड़ा सा लेवल यूपी ने अप कर रखा है, आप लोगों ने देखा होगा पिछले एग्जाम से, कई बार ऐसा हो रहा है। चलिए अगला है यहाँ पर दूसरा अलंकार, वृत्त्यानुप्रास अलंकार। जब किसी पंक्ति में एक वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार, दोबारा सुनिए, जब किसी पंक्ति में एक वर्ण की आवृत्ति एक बार से अधिक अथवा अनेक वर्ण की आवृत्ति अनेक बार हो, वहां वृत्त्यानुप्रास होता है, ठीक है। केवल एक वर्ण की आवृत्ति होती है तो अनुप्रास होता ही है। यहां पर भी अनुप्रास है, अगर वो वृत्त्यानुप्रास नहीं देगा तो अनुप्रास भी देगा तो ठीक है ना, अनुप्रास तो हो ही जाएगा। जैसे कोई भी यहां पर दिया है, अब आप अगर वृत्त्यानुप्रास यानी कि उसके अंदर से डीप नहीं पूछा, ज्यादा अंदर से नहीं पूछा है तो अनुप्रास तो सभी में है। 6 का अनुप्रास के जो पढ़े उनमें भी अनुप्रास था, आप वृत्त्यानुप्रास पढ़ रहे हैं, लाटानुप्रास पढ़ेंगे, सभी में अनुप्रास तो है ही, क्योंकि वो खुद अनुप्रास के अंतर्गत ही आते हैं। तो अनुप्रास तो ये सभी हैं, लेकिन जब वृत्त्यानुप्रास ऑप्शन में दिया होगा तो आपको उसके हिसाब से सोचना पड़ेगा। तो देखिए जब किसी पंक्ति में एक वर्ण की आवृत्ति एक बार से अधिक अथवा अनेक वर्णों की आवृत्ति अनेक बार, जरूरी नहीं है कि सिर्फ एक वर्ण की हो। आपने सिर्फ अनुप्रास में जो डेफिनेशन पढ़ी थी कि जब एक वर्ण कई बार आता है, लेकिन यहां पर जैसे कूलन और देखिए केलिन, ठीक है, मतलब काला ना लगातार ये रिपीट हुए हैं। इसी तरह से देखिए कालाता और काला और ता, इसमें भी देखिए रिपीट हुआ है, लेकिन क्रम वाली तो बात ही नहीं आई है। क्रम वाली बात तो हम किस में करेंगे, 6 का अनुप्रास में करेंगे, ठीक है। देखिए इन्होंने बता भी दिया यहाँ पर कि वृत्त्यानुप्रास ही होगा, क्योंकि का के बाद ला 4 बार आ रहा है, काला काला काला। अच्छा ये देखिए इस बात पे ध्यान भी नहीं दिया, ता पे चले गए हम लोग। का के बाद ला यहाँ पर देखिए 4 बार आ रहा है, पूरी इस पंक्ति में का के बाद ला 4 बार यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। तो ये कौन सा हो जाएगा, वृत्त्यानुप्रास हो जाएगा। और इसके बाद यहाँ पर देख लें सेकंड वाला, रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंद। तो यहाँ पर देखिए ना के बाद जो दा है वो कई बार आ गया, ना दा, ना के बाद दा, और यहाँ पर भी देखिए ना के बाद दा ही माना जाएगा, क्योंकि का के बाद ना की आवाज आ रही है फिर दा, ठीक है। तो चंद में भी और यहाँ देखिए नंद में भी, तो हर बार आप देख रहे हैं कि ना के बाद दा की आवाज यहाँ पर आ रही है, ठीक है। तो इस तरह के जो रहेंगे उनमें वृत्त्यानुप्रास आएगा। और जब भी कोई नई चीज पढ़ते हैं तो ये मैं हर बार हर क्लास में हर सब्जेक्ट में ही मैं बोलता हूँ, जब भी कोई नई चीज होती है तो वो हमसे हमेशा रिवीजन और रिपीट चाहती है। तो आप जब भी थोड़ा सा किसी भी चीज में कम समझ आता है उसको आप दोबारा से जरूर देखिए, पक्का समझ में आएगा, क्योंकि बार बार पढ़ने से ही समझ आता है। अगला देखिए लाटानुप्रास, काफी इंपॉर्टेंट होता है ये। अनुप्रास के अंतर्गत जितने भी पार्ट्स हैं उनमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मुझे लगता है कि लाटानुप्रास सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कम तो कोई किसी से नहीं है, लेकिन लाटानुप्रास काफी इंपॉर्टेंट होता है, इसको समझ लेते हैं। जब किसी शब्द अथवा वाक्य का दोहराव
यहाँ पर किसी शब्द या फिर वाक्य को दोहराया जाएगा, ठीक है। वाक्य का दोहराव एक ही तरह से होगा, लेकिन उसके अन्वय करने या कहने अथवा लिखने में थोड़ा सा अंतर होगा। मतलब जो बात कही जाएगी उनके अर्थ चेंज हो जाएंगे, थोड़ा सा अंतर होगा। जैसे पूत कपूत तो काधन संचय, पूत कपूत तो काधन संचय, इन दोनों में पूत सपूत तो काधन संचय, पूत कपूत तो काधन संचय, लगभग आप कह सकते हो कि 99% यहाँ पर एक जैसा नजर आ रहा है, लेकिन थोड़ा सा अंतर है यहाँ पर सपूत और यहाँ पर कपूत, ठीक है। तो इसके कहने का जो अर्थ है वो तो अंतर है, थोड़ा सा अंतर है, लिखने में अंतर है, और इसका जो अर्थ निकल करके आएगा वो भी उसी तरह से निकलेगा। अब देखिए इसका मतलब क्या है, आप इन दोनों जगह चाहे तो कॉमा लगा सकते हैं और ज्यादा अच्छा हो जाएगा। ये कहता है कि पूत सपूत तो काधन संचय, इसका मतलब हो गया कि अगर पूत अच्छा है तो धन इकट्ठा करने की आवश्यकता नहीं है, वो खुद भी कर सकता है। और पूत कपूत, कपूत यानी कि बुरा, अगर पुत्र बुरा है तो उसके लिए आप कितना भी धन इकट्ठा कर लो वो भी किसी काम का नहीं, वो उसके साथ कुछ भी कर सकता है, उसको उड़ा देगा, किसी भी तरीके से उसको बेच खाएगा। मतलब ये हुआ कि अगर अच्छा पुत्र है तब भी धन इकट्ठा नहीं करना चाहिए, और बुरा पुत्र है तब भी नहीं करना चाहिए। कहावत में तो ठीक लगता है, वैसे जनरली ये ठीक नहीं, ठीक है। आपको भी लगता होगा, जनरली सही नहीं है ये, ठीक है ना। तो ये बात हो गई एक। अब यहाँ पर देखिए स्पष्टीकरण भी बहुत ही कायदे से दे रखा था, मैंने आपको ऐसे ही बता दिया, और आगे बढ़ते हैं। देखिए उसका सेकंड वाला एक और एग्जांपल, कई एग्जांपल आ गए हैं, मैंने ध्यान भी नहीं दिया, लेकिन ये सबके सब एग्जांपल काफी इंपॉर्टेंट हैं, सबको बता देता हूं मैं। मांगी नाम न केवट आना, मांगी नाव न केवट आना। देखिए यहाँ पर अर्थ भी लिखा हुआ है, अगर आप इसकी पीडीएफ ले लेते हैं तो पीडीएफ को भी अगर आप दोबारा से नोट्स टाइप में बनाना चाहेंगे तो आसान रहेगा। स्पष्टीकरण में देखिए लिखा हुआ है, सारा कुछ लिख दिया है। कई दिन बाद हिंदी की क्लास हो रही है और उसमें यही था कि मैं थोड़ा सा व्यस्त भी था, और दूसरा ये कि इस क्लास की वजह से थोड़ा टाइम भी लगा इसको बनाने में। पहली पंक्ति का अर्थ है कि नाव मांगते हैं लेकिन केवट नहीं आता है, और दूसरी पंक्ति का अर्थ है कि नाव मांगते नहीं हैं फिर भी केवट आता है। मांगी नाव ना, मांगी नाव, यहाँ पर नाव होना चाहिए, मांगी नाव न केवट आना, ठीक है। नाव मांगते हैं लेकिन केवट नहीं आता है, केवट यानी कि नाव को चलाने वाला। और दूसरी पंक्ति का अर्थ है नाव मांगी ना, थोड़ा सा जो कहना चाहिए, जो अल्प विराम होता है उसका यहाँ पर प्रयोग होता है। यहाँ पर आप विराम लगाएंगे तब इसका अर्थ स्पष्ट होगा। मांगी नाव, नाव मांगी थी, न केवट आना, केवट नहीं आता है। मांगी नाव ना, नाव नहीं मांगी गई, केवट आना यानी कि केवट आ जाता है, ठीक है। तो ये सिर्फ जो कॉमा लगा हुआ है, कॉमा की वजह से ये डिफरेंस आपको नजर आ रहा है। इसके बाद देखिए, वे घर हैं वन ही सदा जहां है बंधु वियोग, वे घर हैं वन ही सदा, वे घर वन के समान है या बन ही रहेंगे हमेशा जहां पर भाई भाई में वियोग है, जहां भाई भाई अलग दूर रहते हैं वो घर घर नहीं वन है। आगे कहता है वे घर हैं वन ही सदा, वे घर हैं वन ही सदा जहां नहीं बंधु वियोग, वे घर हैं वन ही सदा जहां नहीं बंधु वियोग। इसमें थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, देखिए यहाँ वन होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए घर। एक बार नोट कर लेंगे, बाकी जो लोग भी जुड़े हुए हैं एप्लीकेशन से उनको मैं पीडीएफ दे दूंगा इसकी। वे घर हैं वन ही सदा जहां है बंधु वियोग, मतलब वे घर बन ही रहेंगे हमेशा जहां पर बंधु वियोग यानी भाई भाई में वियोग है। और वे वन है घर ही सदा, और अगर वन में भी रह रहे हैं जहां पर भाइयों में वियोग नहीं है, वो भले ही अगर वन में रह रहे हैं तो वो भी एक अच्छे घर की तरह माना जाएगा, ठीक है। ये इसका अर्थ है। दूसरा है यहाँ पर पराधीन जो जन नहीं स्वर्ग नरकता हेतु, पराधीन जो जन नहीं मतलब जो जन किसी दूसरे के अधीन नहीं है, स्वर्ग नरकता हेतु, स्वर्ग भी उस पराधीन जो जन
जो जन जो है पराधीन है, मतलब दूसरे पर आश्रित है, नहीं स्वर्ग नरकता हेतु। पराधीन जो जन, मतलब जो जन पराधीन है, इसका मतलब है कि उसके लिए स्वर्ग भी नरक के समान है। ठीक है, और आगे है पराधीन जो जन नहीं, जो जन किसी पर अधीन नहीं है, उसके लिए नरक भी स्वर्ग के समान है। मतलब यह है कि आप स्वर्ग में हैं, मतलब अच्छी जगह है, लेकिन आप किसी दूसरे पर अधीन हैं, आश्रित हैं। जो यहाँ पर लिखा गया है वही मैं बोल रहा हूँ आपके लिए। अगर आप किसी पर आश्रित हैं तो भले ही कितनी भी अच्छी जगह पर होंगे, वहां भी आपको नर्क जैसा महसूस होगा। और अगर आप किसी दूसरे पर आश्रित नहीं है, जहां पर आप खुद के अपने नियम चला सकते हैं, अपने तरीके से रह सकते हैं, तो अगर आप कितनी भी बुरी जगह पर होंगे तब भी आपके लिए वो स्वर्ग के समान रहेगा। ठीक है, ये अर्थ है इसका। तो इसके बाद देखिए अगला है अनंत्यानुप्रास अलंकार। जिस पंक्ति के अंत का वर्ण, देखिए अनंत यहां लिखा हुआ ना, अंत्यानुप्रास, तो अंत्यानुप्रास का मतलब अंत से तो समझ ही सकते हो। तो ये कह रहा है कि जिस पंक्ति के अंत का वर्ण अथवा अक्षर समान निकल आए उसे अंत्यानुप्रास भी कहते हैं। और अंत्यानुप्रास जो होता है इसको तुकांत अलंकार भी कहते हैं। देखिए तुकांत यहाँ पर क्या है, तुकांत का मतलब होता है राइमिंग वर्ड्स। तुकांत शब्द आपने पढ़े होंगे, और जिसको हम इंग्लिश में राइमिंग वर्ड कहते हैं। जैसे कोई भी पंक्ति होती है, कोई कविता होती है, तो उस पंक्ति की, उस कविता की हर आखिरी लाइन एक जैसी होती है। तो ऐसा गाने में भी होता है, सभी सॉन्ग ऐसे ही होते हैं, दोहा में भी लगभग ऐसा ही होता है, चौपाई में, हर किसी में होता है। तो एक जैसे लास्ट की जो लाइनें होती हैं, जैसे यहाँ पर सागर उजागर, एक जैसा ही आता है। तो इस तरह की जो राइमिंग बनती है उसको हम तुकांत कहते हैं। और ये राइमिंग कहाँ बननी चाहिए, अंत में ही बननी चाहिए, तभी हम उसको अंत्यानुप्रास कहेंगे। ठीक है, तो हमेशा जिस पंक्ति के अंत का वर्ण अथवा अक्षर समान होता है तो उसे अंत्यानुप्रास कहते हैं। और अंत्यानुप्रास को तुकांत अलंकार भी कहा जाता है, क्योंकि तुकांत का मतलब ही लास्ट वाले वर्णों का एक जैसा होना होता है। तो इसके जो एग्जाम्पल है कुछ उनको देख लेते हैं। जैसे मेरे मन के मीत मनोहर, मनोहर तुम हो प्रियवर मेरे सहचर। तो लास्ट में देखिए रा और रा दोनों निकल करके आ गए, एक जैसे हैं, तुकांत बन रहा है, मतलब एक जैसे हैं। जितने तुम सागर नागर हैं कहते यह बात उजागर है, तो गर है गर है। ठीक है, एक जैसा मिला। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। तो देखिए इसमें भी आगर और आगर की आवाज जो है लास्ट में आ रही है। तो अंत्यानुप्रास में क्या होगा, हमेशा लास्ट के जो वर्ण हैं वो एक जैसे मिलते हैं। तो ये अंत्यानुप्रास तो आप ये मान के चलिए बहुत जगह मिलेगा आपको, लगभग बहुत सारे एग्जाम्पल, 80% एग्जाम्पल होते हैं जो भी हम कविताएं वगैरह जो भी पढ़ते हैं, सभी में हर दूसरी तीसरी लाइन में मान के चलिए कि आपको अंत्यानुप्रास मिल जाएगा। हर दूसरी तीसरी लाइन में, हर गाने में अंत्यानुप्रास मिलेगा, क्योंकि एक जैसी लाइनें होती हैं सभी की। अगला है एक आखिरी हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर अलंकार, जो अनुप्रास अलंकार है उसका आखिरी पार्ट है श्रुत्यानुप्रास। थोड़ा सा ठीक से इसको समझ लीजिएगा, सबसे कठिन सा लगता है ये। जब एक ही वर्ग के वर्णों की आवृत्ति होती है तो वहां श्रुत्यानुप्रास होता है। मैंने आपको ये बात पहले ही बता दी थी कि इसके लिए आप किसी भी एग्जाम्पल को पढ़ने के बाद आप सीधा नहीं बता सकते कि इसमें कौन सा अलंकार है। लेकिन हाँ, जब ऑप्शन सामने होंगे तो ऑप्शन में क्या कंडीशन होती है, उस कंडीशन पे आधारित आप सोच सकते हो कि श्रुत्यानुप्रास अगर ऑप्शन में दिया है तो क्या इसमें श्रुत्यानुप्रास वाली कंडीशन लग रही है या नहीं लग रही है, ये आप सोच सकते हो। क्योंकि इसकी कंडीशन यही होती है कि जब एक ही वर्ग के वर्णों की आवृत्ति होती है, वर्ग मतलब जैसे आपको मैंने सबसे पहले स्वर व्यंजन पढ़ाया था, तो वहां पर वर्ग पढ़ाए थे व्यंजन में, का वर्ग, पा वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, इस तरह से जो वर्ग पढ़ाए गए थे उन सभी वर्गों की यहाँ पर बात हो रही है। तो अगर एक वर्ग के वर्ण ही अगर आवृत्ति होती है, इसमें ज्यादातर अगर वही वाले वर्ण आ जाते हैं, तो समझ लीजिए कि वहां पर श्रुत्यानुप्रास होता है। ठीक है, एक ही वर्ण मतलब एक ही वर्ग के, जैसे का वर्ग था तो का के बाद खा हो गया, गा हो गया, घा हो गया। अगर मान लीजिए इन चारों का भी रिपीटेशन बार बार हो रहा है, इसमें जो भी लाइन, जो भी पंक्ति आपको दी गई है, अगर इनका रिपीटेशन हो रहा है तो वहां पर श्रुत्यानुप्रास हो जाएगा। जैसे यहाँ पर जो दिया गया है वो क्या है, ता वर्ग के जो भी वर्ण होते हैं, ता, था, दा, धा, ना, इनकी आवृत्ति इसमें हो रही है। देखिए ता, दा, ना, ता, हाँ ये धा हो गया, था,
दा ना ना था, ठीक है, ता था दा था ना। आपको नजर आएंगे यहाँ पर कि सब के सब ज्यादातर ऐसे वर्ड रहेंगे यहाँ पर जो सिर्फ और सिर्फ कौन से वर्ग के हैं, ता वर्ग के आपको यहाँ पर नजर आएंगे। जब एक ही वर्ग के सबसे ज्यादा नजर आएंगे तो वहां पर कौन सा अलंकार हो जाएगा, श्रुत्यनुप्रास हो जाएगा, ठीक है। तो इसको जरूर पढ़ लीजिएगा। ये अनुप्रास को हमने काफी डिटेल में पढ़ लिया, मतलब ये समझ लें कि इसके बाद कोई ऑप्शन नहीं बचता कि इससे भी ज्यादा कुछ और पूछा जाएगा। इसके बाद यहाँ पर देखिए अगला है, और इसके एग्जाम्पल मैं एक बार देख लूँ लिए हैं या नहीं लिए हैं, कोई बात नहीं, एग्जाम्पल थोड़े से आगे कम मिलेंगे आपको, क्योंकि इनके जो एग्जाम्पल रहेंगे हम लास्ट में किसी भी दिन उसकी प्रैक्टिस करा लेंगे। बहुत सारे एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा, क्योंकि एग्जाम्पल ही इसमें मेन है, बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल की प्रैक्टिस करना ही मेन बात है, इसीलिए एग्जाम्पल आपको अलग से दिए जाएंगे, प्रैक्टिस करने के लिए ज़रूर दिए जाएंगे। तो देखिए यमक अलंकार क्या होता है। यमक अलंकार का मतलब होता है जब पंक्ति में कोई एक शब्द एक से अधिक बार या दो बार या और अधिक बार भी आ सकता है, और उसका अर्थ जो होगा अलग अलग होगा। अर्थ कैसा होगा, अलग अलग होगा, मतलब जहां एक शब्द अलग अलग आए, कई बार आ जाए और हर बार उसका अर्थ कैसा हो, अलग अलग हो, तो वहां पर यमक अलंकार होता है। बहुत ही कॉमन सा एक एग्जाम्पल है इसका, कनक कनकते सौगुनी, ये वाला जो एग्जाम्पल है हर किसी ने पढ़ा होगा, ऐसा कोई भी नहीं बैठा होगा जिसने ये एग्जाम्पल ना पढ़ा हो, ठीक है। तो वो एग्जाम्पल जो है वो यमक अलंकार के लिए ही होता है, और ये सब नहीं पढ़ रखा होता है, जो भी 9th 10th हाई स्कूल जिन्होंने कर रखा है, और यहाँ पर जितने भी लोग मुझे देख रहे होंगे, मुझे उम्मीद है कि सबने कम से कम हाई स्कूल इंटर तो कर ही लिया होगा, छोटा बालक तो कोई नहीं देख रहा होगा। तो देखिए यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा एग्जाम्पल मैंने रखा है, मैं बहुत ज्यादा एग्जाम्पल्स पे ज्यादा बात नहीं करूंगा, जो भी यहाँ पर दिया है उसको अच्छे से समझा दूंगा मैं, लेकिन बहुत ज्यादा बात इसलिए नहीं करनी है क्योंकि आने वाले टाइम में इनकी हम प्रैक्टिस कराएंगे, आपको बहुत सारे एग्जाम्पल भी देंगे, लगभग 70 से 80 एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा हर हालत में। तो देखिए एक एग्जाम्पल जो यहाँ पर है उसको समझ लें, माला फिरत जुग भया फिराना मन का फेर, कर का मन का डार्क दे मन का फेर। तो इसमें आप देख रहे हैं कि बार बार मन इसमें आ रहा है, बार बार मन, ये देखिए, और मन इसमें कई बार आ रहा है, देखिए ये भी मन आ गया, यहाँ पर भी मन आ गया, और हर बार मतलब जहां पर भी मन आ रहा है तो मन के यहाँ पर अर्थ अलग अलग आ रहे हैं, दो दो अर्थ यहाँ पर है इनके। तो एक पहली जो लाइन है अगर उसको हम पढ़ें तो माला फेरत जुग भया फिराना मन का फेर, इसका अर्थ है कि माला फेरने वाले जो व्यक्ति होते हैं ना, जो सिर्फ 108 मोतियों की माला ले ली और माला जप रहे हैं, तो ये कहता है कि माला फेरत जुग भया, नहीं बहुत लंबा समय हो गया माला फेरते हुए, लेकिन मन का फेर जो है वो अभी भी ना फिरा, यानी अपना मन आज भी ये नहीं बदल पाए। कर का मन का डाल के, यानी कि जो हाथ में मन का है, यानी हाथ में जो माला है उसको छोड़ करके अपने मन को शुद्ध कर ले, अपने अंतर मन का जो है उसको फेर ले। तो यहाँ पर एक मन का मतलब है अपना मन, और एक मन का यहाँ पर जो अर्थ आ रहा है, देखिए मन का यानी कि अपने मन का, और एक मन का मतलब यहाँ पर मोती है, एक मन का जो है वो होता है मोती। तो मोती जो है वो मन का यहाँ पर कहलाया जा रहा है, और एक मन हमारा अपना मन होता है, तो मन का यानी अपने मन का, और एक मन का मोती, तो दोनों का अर्थ यहाँ पर अलग अलग आ रहा है। बात समझ में आ गई होगी। यमक अलंकार में बहुत सारे एग्जाम्पल आपको मिलेंगे यहाँ पर इस तरह के, वो लास्ट में दिए जाएंगे। अब देखिए श्लेष अलंकार है, और श्लेष अलंकार जो है, श्लेष अलंकार में आपको ध्यान रखना होता है कि श्लेष का अर्थ होता है चिपका हुआ, श्लेष का अर्थ होता है चिपका हुआ, और चिपके हुए से मतलब क्या है, एक के साथ दो दो निकल आए। जैसे नोट गिनते हैं ना, तो नोट गिनते समय क्या हुआ, चिपके अगर नोट है तो एक के साथ दो चले जाते हैं। तो इसी तरह से किसी वाक्य में, किसी काव्य में प्रयुक्त होने वाले किसी एक शब्द के एक से अधिक अर्थ निकल आए। शब्द तो एक बार आया लेकिन उसके अर्थ उसी के साथ चिपके हुए दो तीन निकल आए, ठीक है ना। तो जब एक शब्द का अर्थ एक से अधिक बार निकल आता है तो वहां पर श्लेष अलंकार होता है। पिछला वाला जो अलंकार हमने पढ़ा, यमक अलंकार जो पढ़ा, यमक अलंकार में क्या था कि वहां पर केवल और केवल शब्द रिपीट होगा और उसका अर्थ अलग होगा, लेकिन यहाँ पर शब्द रिपीट नहीं होगा, शब्द एक होगा लेकिन उसके अर्थ कई निकलेंगे, ठीक है, चिपका हुआ निकलेगा, मतलब कई अर्थ निकलेंगे। तो देखिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल जो लिखा हुआ है, दोनों ही काफी पॉपुलर मैंने एग्जाम्पल यहाँ लिखे हुए हैं। रहमन पानी राखिए विन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे मोती मानुष चून। तो देखिए मोती का अर्थ यहाँ पर है, मोती तो आप जानते ही हैं, मानुष मतलब मनुष्य, चून यानी कि आटा, ठीक है, जिसकी रोटी हम लोग खाते हैं।
अब देखिए पानी की जो अर्थ है यहाँ पर तीन अर्थ है। एक मोती के सेंस में होता है जिसको हम कहेंगे यहाँ पर चमक, और दूसरा है मानुष के सेंस में होता है प्रतिष्ठा या फिर इज्जत कह सकते हो, और चून यानी आटे के सेंस में इसका अर्थ जो है वो जल ही रहेगा यानी कि पानी ही रहेगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि रहीमदास जी कहते हैं रहमन पानी राखिए, मतलब पानी को बचा करके रखिए, बिन पानी सब सून। बात समझ में आ रही होगी। पानी गए ना उबरे, मोती मानुष चून, यानी कि पानी एक बार अगर पानी पड़ जाए या पानी चला जाए, कहने का मतलब अगर हम मोती की बात करें तो इसकी चमक को बचाकर रखिए, बिना चमक के मोती बेकार है। अगर एक बार मोती का जो पानी यानी मोती की जो चमक है अगर वो चली जाती है तो ये इसके साथ बेकार हो जाएगा, कोई किसी मतलब का नहीं रहेगा। मनुष्य के सेंस में है उसकी इज्जत या प्रतिष्ठा, अपनी प्रतिष्ठा को बचाकर रखिए। अगर ये चली जाती है, एक बार अगर ये चली जाती है तो दोबारा वापस नहीं आती। और आटे के सेंस में भी यही है कि आटे में अगर आपने पानी बिना वजह फालतू डाल दिया तो आप उस पानी को वापस नहीं ला सकते, किसी कीमत पे आप उस आटे में से उस पानी को नहीं निकाल सकते। तो इन तीनों ही सेंस में आप यहाँ पर देख रहे हैं मोती, मानुष और चून, इन सभी सेंस में पानी के अलग अलग अर्थ यहाँ पर दर्शाए गए हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई। रहमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे, मोती चमक, मानुष प्रतिष्ठा, चून यानी आटे के सेंस में, जल यानी कि पानी। ठीक है, इसके बाद देखिए दूसरा और एग्जांपल है हमारे पास, वो क्या है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है यहाँ पर ना, ये रीजनिंग और मैथमेटिक्स जैसा नहीं है, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, इनको याद रखना पड़ेगा। बहुत से ऐसे होंगे जिनको याद भी रखना पड़ेगा, उनकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। यहाँ पर ऐसा कोई क्लू नहीं मिलेगा कि इसमें कौन सा वाला अलंकार है, कहीं कुछ ऐसा मिल जाए, ऐसा बहुत मुश्किल होता है। कुछ ही अलंकारों में मिलेगा। जो रहीम गति दीप की, कुल कपूत गति सोए, बारे उजियारो करे, बढ़े अंधेरो होए। इसका अर्थ क्या है, मतलब क्या है यहाँ पर, क्योंकि अर्थ तो निकालना पड़ेगा शब्द का। इस शब्दालंकार है, किसी एक शब्द के अर्थ से मतलब है यहाँ पर हमारा। तो देखिए जो रहीमगत, रहीमदास जी कहते हैं कि जो गति दीप की है, दीप मतलब दीपक, ठीक है, जो दीपक होता है उसकी जो गति है, गति मतलब दशा, जो दशा है, जो कंडीशन है, वही कुल के कपूत की है। कपूत तो बहुत अच्छे से जानते होंगे, कपूत यानी कि जो सपूत ना हो, अच्छा पुत्र ना हो, कपूत यानी कि बुरा पुत्र हो, जिससे घर वाले परेशान हो। ठीक है, तो क्या होता है, कुल कपूत गति सोए, मतलब जो दीपक की गति होती है वही गति कपूत की होती है। कैसे, आगे बताया है, बारे उजियारो करे, बड़े अंधेरो होए। तो दो अर्थ इसके क्या है, बारे उजियारो करे, एक जो दीपक होता है, अगर अंधकार है कहीं पर किसी कमरे में अंधकार है और अगर आप दीपक को जलाएं, बारे का अर्थ जलाना होता है, तो दीपक बारे यानी कि दीपक जब जलाते हैं तो वहां पर क्या होता है, उजियारा हो जाता है। और अगर बढ़ जाता है, बढ़ने से मतलब यहाँ पर है बढ़े यानी कि बुझ जाना, ठीक है, अगर वो बुझ जाता है तो अंधेरा हो जाता है। इसी तरह से पुत्र के सेंस में क्या है, यहाँ पर कपूत के सेंस में क्या है, बारे उजियारो करे, मतलब जो भी पुत्र है जब उसने जन्म लिया तो घर में उजियारो यानी कि खुशियां, ठीक है, घर में क्या था, उजियारा था यानी कि खुशियां मनाई गई थी। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता जा रहा है, जैसे जैसे बड़ा होता जा रहा है, घर वालों के सामने नई समस्या पैदा करता जा रहा है, क्योंकि बच्चा कैसा है, कपूत, अच्छा काम तो करेगा ही नहीं, हर दिन नया बुरा काम करेगा एक, जिससे घर वाले कहेंगे लो भाई आज ये वाली शिकायत आ गई। ठीक है, बात समझ में आ गई। अर्थ को समझना पड़ेगा। इसको आप जिन लोगों को भी थोड़ा सा अर्थ जो नहीं समझ पाते हैं, जिनकी शब्दावली अच्छी नहीं है, वर्ड पावर जिनकी ठीक नहीं है, उनको बार बार इसको देखना पड़ेगा। जब भी आप 2-3 बार देख लेंगे तो उसके बाद एक एक चीज आपको समझ में आ जाएगी। इसके बाद देखें बीपसा अलंकार या फिर पुनरुक्ति प्रकाश, इस नाम से सबसे ज्यादा पूछा जाता है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। तो देखिए यहाँ पर जो शब्द लिखा है उसको समझ लें। घबराहट, आश्चर्य, घृणा या रोचकता, किसी शब्द को काव्य में दोहराना ही बीपसा या फिर पुनरुक्ति प्रकाश कहलाता है। कोई मतलब नहीं है, आप सिर्फ ये याद रखिए कि जब कोई शब्द रिपीट हो जाए, सेम शब्द अगर एक साथ रिपीट हो जाए और उसका जो अर्थ है वो एक ही रहे, ठीक है, इसकी डेफिनेशन पे मत जाइए। यमक में आपने क्या पढ़ा, दो शब्द, एक शब्द, उसको हम एक दूसरे तरीके से भी कहते हैं, एक शब्द पुण्य पुण्य पढ़त, अर्थ अनेक लखाए।
तो वहां पर क्या होता है, यमक अलंकार होता है। मतलब जहां एक शब्द कई बार आ जाता है और उसका अर्थ अलग अलग होता है, तो वहां पर क्या होता है, यमक अलंकार होता है। यहां पर क्या है, मधुर मधुर, पुनि पुनि। जब दो शब्दों को एक, मतलब एक शब्द दो बार तो आया लेकिन उसका अर्थ यहां पर अलग नहीं होगा, ठीक है। तो इसको आप अपने तरीके से भी लिख सकते हो, क्योंकि ये कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है जहां पर यमक अलंकार होगा। लेकिन बहुत ही सिंपल सी बात है, मधुर मधुर मेरे दीपक जल, इसका मतलब दीपक की बात कर रहा है वो, दीपक से कह रहा है भाई मधुर मधुर मतलब मीठा मीठा जल, आराम से, ठीक है। ये हुआ, कोई मतलब ऐसा नहीं है, बहुत आसानी से इसका सेंस समझ में आता है। पुन पुन मोहे दिखावे कुठारू, छोटे कुमार घोट अति भारू भारी, कुठारू, पुन पुन मोहे दिखावे कुठारू। ये मतलब एक ही लाइन है ये, इसकी कोई दूसरी लाइन एक और रही होगी, ये पूरी एक लाइन है, उसको दो पार्ट में लिख दिया गया है। इसका अर्थ है जब सीता स्वयंवर जब हुआ था, तो आपको समझ में आ जाएगा कि पुनि पुनि का अर्थ यहाँ पर क्या है, बार बार। क्या अर्थ है, बार बार मुझे कुठारू दिखा रहा है, दिखा रहे हैं, छोटे कुमार घोट अति भारी। नहीं नहीं, ये जो लाइन है थोड़ा सा चेंज है यहाँ पर, मैं रिपीट इसको लिखता हूँ। ये पूरी जो लाइन आनी चाहिए यहाँ पर, पुनि पुन मोहे दिखावे कुठारू, इसके साथ में होगा चहत उड़ावन फूंक पहाड़ू, ठीक है। ये वाली जो लाइन है, ये तो एक वो थर थर कांपे पुरनर नारी के साथ वाली एक लाइन यहाँ पर आ गई है, पता नहीं कैसे हुआ ये, लेकिन यहाँ पर रहेगा पुनि पुन मोहे दिखावे कुठारू, चहत उड़ावन फूंक पहाड़ू, ठीक है। इसको याद रखिएगा, क्या है, पुनि पुन मोहे दिखावे कुठारू। ये लक्ष्मण कहते हैं कि जब सीता स्वयंवर हो रहा था और उस समय पर शिव जी का धनुष टूट गया था, और उसके बाद में वहां पर परशुराम जी आ गए थे, और उन्होंने अपना आके अपना थोड़ा रौद्र रूप जब उन्होंने दिखाया था, तब लक्ष्मण ने बोला है कि ये जो ब्राह्मण है, ये जो वहां से आए हैं, जो ऋषि जो आए हुए हैं, ये बार बार मुझे अपना फरसा दिखा रहे हैं, मतलब कुठारू बार बार मुझे अपना फरसा दिखा रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि ये एक फूंक में पूरा पहाड़ उड़ाना चाहते हैं। तो ये बात लक्ष्मण ने बोली थी कि ये जो ऋषि है, ये क्या है, बार बार मुझे कुठारू दिखा रहे हैं, और ऐसा लगता है कि ये एक फूंक में ही पूरा जो पहाड़ है उसको उड़ाना चाहते हैं। अर्थ एकदम समझ में आता है, बस चीजों को रिलेट करना पड़ता है, एक बार समझना पड़ता है कि आखिर ये लिखा क्या है। पुन पुन मोहे दिखावे कुठारू, चहत उड़ावन फूंक पहाड़ू, ठीक है। बात समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पर दोनों ही जगह देखिए, पुनि पुनि का मतलब क्या था कि बार बार मुझे क्या दिखा रहे हैं, फरसा दिखा रहे हैं। मधुर मधुर का मतलब यहाँ पर मीठा मीठा मधुर मधुर ही था, कुछ ऐसा चेंज नहीं था। तो ये लाइन बहुत आराम से आप समझ जाएंगे। बाकी जैसे कनक कनक वाला आया, या दूसरे मन का जो आया था, तो उसमें उसी को बार बार एक्सप्लेन करता है कि एक बार मन का क्या है, दूसरी बार मन का क्या है, उसको एक्सप्लेन करता है। यहाँ पर कोई एक्सप्लेन वाली बात ही नहीं आ रही है। मधुर मधुर सिर्फ एक बात के लिए कहा जा रहा है, बार बार मुझे कुठारू दिखा रहा है, तो ये भी एक ही बात के लिए आ रहा है, बार बार। पुनि पुनि का मतलब यहाँ पर बार बार है, कोई और अलग अर्थ यहाँ पर नहीं आ रहा है। अब देखिए अर्थालंकार आएगा यहाँ से। टाइम कितना हुआ है, वीडियो को यहीं करोगे क्या, बहुत ज्यादा हुआ तो अदरवाइज एक आध पढ़ लें। 43। चलो इसे यहीं पर रोक लो, उसके बाद नई क्लास में ही स्टार्ट करेंगे इसको।